बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो, मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज इस्लामाबाद के अंदर संबड़ियाल वाले इलेक्शन की धांधली मुबैना धांधली के ऊपर आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यही रीज़न है कि हमने मोहतरमा हिना अरशद वड़ाइच साहिबा जो हैं, जो वहाँ से भी रिसेंटली इलेक्टेड PP52 से इलेक्टेड MP हैं, उनको भी आज जहमत दे रखी थी। वी न्यू दैट के प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आ रही है, तो आज के शो के लिए हमने उनको भी जहमत दे रखी थी। वो जरा डिटेल में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि व्हाट शी डिड एंड उनके PA ने, उनके कोऑर्डिनेटर ने हमारी टीम के साथ क्या किया, उसके ऊपर भी बात करते हैं। सेकेंडली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर पाकिस्तान जनाब उमर अयूब साहब को खत लिख दिया है। मौजूदा पोलराइजेशन के अंदर, मौजूदा हालात वाक़यात के अंदर वो अपोजिशन लीडर जिसके खिलाफ रेफरेंस मूव कर दिया गया है, क्या हुकूमत और अपोजिशन किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेंगे? क्या नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर सकेंगे? और फिर जो रिसेंट जिस किस्म के इलेक्शंस हुए और जितनी पोलराइजेशन उन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के अंदर हमने देखी है, ये इतना बड़ा डिसीजन है कि जिसके ऊपर इन डेज टू कम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फिर से बुनियादें रखी जाएंगी। फिर से हमें आइडिया होगा कि इलेक्शन किस तरफ जाते हैं, डेमोक्रेसी किस तरफ जाती है। क्या फिर से धांधली के इल्जामात होंगे या कोई एक ऐसी शख्सियत आएंगी इस सीट के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के ऊपर, कि जो इस तरह के इलेक्शन करवा सके कि धांधली की आवाज मिनिमम सुनाई दे। एनीवेज, बिफोर इट के मैं शो की जानिब आऊं, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हाफिज फरद तबाज साहब हैं पाकिस्तान तहरीक, और समीना पाशा साहबा सीनियर एनालिस्ट हैं, वो ज्वाइन करेंगी, और हिना अरशद वड़ाइच साहिबा उन्होंने ज्वाइन करना था आज के शो के अंदर हमें, सिंस उनके हल्के के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो धांधली वाले एलिगेशंस के ऊपर, कुछ और शवाहिद के ऊपर भी रिक्वेस्टेड हर। हमारी कोऑर्डिनेशन टीम ने नाज़रीन 11:30 बजे हिना अरशद वड़ाइच साहिबा से रब्ता किया। 12:56 के ऊपर उनकी दोबारा कॉल बैक आई, कॉन्फर्मेशन की कॉल के जनाब जूम लिंक भेज दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग टाइम के ऊपर अवेलेबल होंगी। जब हमने शो की रिकॉर्डिंग का आगाज करना चाहा, जब टाइम हो गया, वेट करने के बावजूद जो हमारा टाइम था उस पर नहीं पहुंची, काफी सारे वेट करने के बावजूद, शो डिले करने के बावजूद, अपने बाकी मेहमानों को वेट करवाने के बावजूद मोहतरमा हिना अरशद वड़ाइच साहिबा नहीं आई। फिर इनके कोऑर्डिनेटर साहब हैं, जो कोई सबील या जो मुझे उनका नाम कुछ बताया गया ऐसा कोऑर्डिनेशन टीम की जानिब से, जब हमारे शो की कोऑर्डिनेशन टीम ने मोहतरमा से रब्ता किया, उन कोऑर्डिनेटर साहब से रब्ता किया, तो उन्होंने उल्टा बदतमीजी की। मोहतरमा हिना अरशद वड़ाइच साहिबा, आप हाई रिगार्ड्स फॉर यू, आप खातून हैं, आप इलेक्टेड हैं, आप MP हैं, आप हाई रिगार्ड्स फॉर यू। एक चीज भूलिएगा मत, मैं या मेरी कोऑर्डिनेशन टीम, एक तो आपके पेरोल पे नहीं है, नंबर 2 मैं आपके हल्के का वोटर नहीं हूं कि जो आपके हल्के से कोई गली नाली मांगने आया था या ये मांगने आया था कि मेरी बकरी चोरी होगी, मेरी FIR करवा दो SHO कह के। मैं आपसे वो मांगने नहीं आया था। आपके ऊपर धांधली के इल्जामात हैं, आपके खिलाफ जो मद्दे मुकाबिल आपका उम्मीदवार है वो बार बार मीडिया के ऊपर आकर आपके ऊपर इल्जामात लगा रहा है। हमने उस लिए आपको जहमत दी थी। आप कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं है, अल्लाह करे कि कल को आप बन जाए। आप कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं है कि मुझे आपने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देनी थी। एक सूबाई मेंबर हैं आप, जिसके हल्के के ऊपर रिसेंट इलेक्शन हुआ है और धांधली के इल्जामात हैं। ये टोन, ये बदतमीजी आप लोगों को जेब नहीं देती। लोगों के वोट लेकर आप लोग असेंबलीज में पहुंचते हो, और फिर आपकी सीट के ऊपर तो अभी तो कॉन्ट्रोवर्सीज ही बहुत है, इल्जामात ही बहुत है। अभी से आप लोगों के ये रवैये हैं, और फिर अगर आपकी ये टोन अपनी नहीं थी, आपके कोऑर्डिनेटर की थी, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज कि अपने कोऑर्डिनेटर को तब्दील कर दीजिए। आप लोगों की खिदमत के लिए इलेक्ट हुई हैं। दो कि आपके ऊपर इल्जामात अभी बहुत है। आपका काम 24 घंटे लोगों की कॉल्स लेना है, आपका काम 24 घंटे लोगों के सुख दुख में पहुंचना है। आप एक टॉक शो में कमिट करके टाइम देके, या तो आप भागें कि आपके ऊपर जो इल्जामात हैं आप उनको डिफेंड नहीं करना चाहती थी, और पहले बता रही थी कि आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। आपने पहले कमिट किया है। हमारा एक तरीकाकार होता है, हमने जब गेस्ट एक लॉक कर लिया होता है, जब गेस्ट कमिट कर दिया होता है, तो फिर हमारा शो डिस्टर्ब होता है। मोहतरमा, डिस्टर्बेंस की भी बात नहीं है, चलें छोड़ दें, इग्नोर कर देते हैं, आप कहीं बिजी होंगी, लेकिन बेसिक मैनर्स जो है ना वो आपको जरूर होने चाहिए। आपको और कोऑर्डिनेटर भी राब्ता करेंगे, आपको और न्यूज चैनल्स भी राब्ता करेंगे, आप वहां पर कमिट भी करेंगे, कभी आप पहुंच सकेंगे, कभी कभार आप लेट भी हो जाएंगे, लेकिन बदतमीजी का आपको कोई हक नहीं है। मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपका पेड मुलाजिम नहीं है कि आपके कोऑर्डिनेटर, आपके चेले चमटे जो हैं वो मेरी टीम के साथ बदतमीजी करें। आई होप एंड प्रे कि मेरा ये क्लिप आप तक पहुंचे और आप अपने कोऑर्डिनेटर से मेरी कोऑर्डिनेशन टीम को और मेरी टीम को कॉल करवा के अपोलोजाइज करवाएं। दिस इज नो वे। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपका जब दिल करे आप कमिट भी करें, फिर हम आपके इंतजार में बैठे रहें, और जब आपको रिकॉल करवाया जाए कि मोहतरमा आपने कमिट किया होता, तो आपको कोऑर्डिनेटर हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ बदतमीजी करें। एनीवेज, आज के शो का आगाज करते हैं। हाफिज साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा। ये अभी तक इसका नोटिफाई भी हो गया, फॉर्म 47 भी आ गया, PMLN तो सेलिब्रेट करती फिर रही है कि जनाब हमने बड़ी लीड से इलेक्शन जीता है। अभी तक इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं आप लोग। राय साहब, ये सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं ना, उनके अंदर, उन दिलों में या उनके अंदर ज़मीरों में झांक के देखें, अंदर से वो खौफजदा और शर्मिंदा हैं
क्योंकि ये वही काम हुआ है जिस तरह नवाज शरीफ साहब का लाहौर में इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को जो था, उसके लिए रात को आरओ चेंज करना पड़ा। तो इसलिए इन्होंने अब उस मैकेनिज्म को चेंज किया। वो भी हिस्ट्री है कि 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म को जितवाने के लिए, किसी तरह असेंबली पहुंचाने के लिए उसका आरओ ही रात को तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि आरओ ने भी कह दिया 70-80 हज़ार की लीड है, ये मैनेज मैं नहीं कर सकता। यानी कि अंदर कुछ लोग हैं जिनके ज़मीर आज भी जिंदा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरियां बहुत प्यारी हैं और उनको प्रमोशंस प्यारी हैं, या उनको जो आप कह लें लवाजमात या मुराद जो हुकूमत की हैं वो बड़ी प्यारी हैं। ये मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, ये इलेक्शन तो इन्होंने पिछले सारे इलेक्शंस को देख के इलेक्शन प्लस रिग्ड किया है। ये रिग्ड प्लस इलेक्शन है, क्योंकि पहले इन्होंने देखा कि इनकी असेसमेंट थी 20-25 हज़ार से हम हार रहे हैं, तो इन्होंने 25 हज़ार वोटों को स्टफिंग कर ली। अच्छा, वो जब दिन में देखा कि आप किसी से पूछ लें, अभी नदीम अफजल चंद साहब का आप बयान चला रहे हैं, मैं तो कहता हूँ किस दिन वो प्रोग्राम में इकट्ठे ले लेगा, दो टोक बातें हो जाएं। सारा दिन 20-25% कास्टिंग नहीं हो रही थी। हम कह रहे थे कि यार अल्लाह करे 30% कास्टिंग चली जाए ताकि हमारी लीड 30 हज़ार प्लस हो जाए, क्योंकि हमारी असेसमेंट ये थी कि हम 40-45 हज़ार वोट ले रहे हैं और नून लीग 15 हज़ार से 20 हज़ार के बिटवीन है, तो हम इस लिहाज से जीत रहे थे। तो इन्होंने स्टफिंग की कोशिश की। उसके बाद बहुत सारी ऐसी जगह हैं, एक जगह पे तो मैं खुद मौजूद हूँ, जब मुझे पता चलता है कि वहाँ पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल के पुलिस ने कब्जा कर लिया है। तारिक टुडी नाम के एक डीएसपी साहब हैं, वो अंदर घुस गए हैं। एक जगह पे बाजवा साहब नाम के डीएसपी साहब थे, वो घुसते रहे हैं। तो हमने मुख्तलिफ टीम्स बनाई हुई थी, हम लोग वहाँ पहुंचे। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर साहब से पूछा, जी आपने आधे घंटे के लिए पोलिंग स्टेशन बंद क्यों किया, पोलिंग एजेंट्स को बाहर क्यों निकाला? वीडियो रिकॉर्ड पे उस दिन, और इलेक्शन खत्म होने से पहले। लोग कहते हैं ना इलेक्शन के बाद ये रोना रो रहे हैं, नहीं, हमने इलेक्शन से पहले, हाँ, सुबह 11-12 बजे तक स्मूथ चली है पोलिंग। जब 12 बजे 1 बजे इनको शिकस्त फास्ट नजर आना शुरू होगी, इन्होंने काम शुरू कर दिया। मैंने प्रिजाइडिंग अफसर से पूछा कि आपने आधे घंटे के लिए पोलिंग एजेंट्स को बाहर क्यों निकाला और पुलिस और आप क्या करते रहे अंदर? तो उसने कहा नहीं सर, हमने आधे घंटे के लिए पोलिंग स्टेशन पे कब्जा नहीं करवाया पुलिस का, हमने 20 मिनट के लिए कराया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये वीडियो मौजूद है, मेरे ट्विटर पे जाके आप चेक कर लें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी नाम है, पोलिंग स्टेशन नंबर 10 है, उस पर वो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद कह रहे हैं। अच्छा, सारा दिन करने के बाद भी ये इतने घबराए हुए थे। और सबका रिकॉर्ड जो था, जिस तरह 8 फरवरी 2024 को लोगों ने निकल के जोक द जोक इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट डाला, ये इतने डर गए कि इन्हें नजर आया कि सारा दिन वोट नहीं डाला। तो इन्होंने क्या किया, 20-25 हज़ार की इस तरह स्टफिंग करने के बावजूद ये हार रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, कई जगहों पे पुलिस पहुंची है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी उठा लिए, बैलेट बॉक्सेस भी उठा लिए, कुछ जगहों पे इस तरह कार्रवाई की, कुछ जगहों पे ये किया कि पोलिंग एजेंटों को उठा के, अंदर पुलिस थी, पोलिंग एजेंटों को उठा के साथ वाले कमरे में बांध दिया, हफ्से बेजा में रख के, जब तक रिजल्ट अपना बना के अपनी मर्जी का निकल नहीं गए, भाग गए। तीसरी जगह पे ये लेके आए ना, पोलिंग एजेंट्स की स्टेटमेंट्स लेके आए, मुझे दें, आई श्योर यू कि मैं चलाऊंगा सारी की सारी, बल्कि बिठाएं। आप मैं कहता हूं राज साहब छोड़ ही दें सारी बातें, पोलिंग एजेंट तो फिर हमारे हैं ना, आप छोड़ दें। मैं आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वीडियो दे रहा हूं, आप वो चला लें, आपको भेज देता हूं। अभी आपको थोड़ी प्रोग्राम के बाद मैं आपको आपके नंबर पे वो शेयर कर देता हूं। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अपने मुंह से एडमिट कर रहा है 20 मिनट के लिए कब्जा करवा दिया। ये एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, सवाए 50 से 60 पोलिंग स्टेशन पे जेन्युइन पोलिंग हुई है, इसके अलावा टोटल इन्होंने ये किया। अच्छा, उसके बावजूद आप देखें, अगर आप हुकूमत में हैं, आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपको किस चीज का डर था? आपने एक रात पहले कॉर्डन ऑफ कर लिया, चारों तरफ कंटेनर्स लगा के आरओ ऑफिस को सील कर दिया ताकि कोई बंदा भी ना जा सके। आप देखें, हमेशा पोलिंग के बाद आरओ ऑफिस पहुंचा जाता है और लोग अपना रिजल्ट लेने जाते हैं या एहतजाज करते हैं। कैन यू इमेजिन 3-3:30 बजे जब हमने देखा कि 2 बजे से 1-1:30 बजे से, यानी लंच टाइम से, जोहर के वक्त से इन्होंने तमाशा शुरू कर दिया, बैलेट बॉक्सेस उठा रहे हैं, कई जगहों पे बैलेट बॉक्सेस ही नहीं लगा के रख दिए हैं, ला के। एक पैटर्न तरीका पकड़ा हुआ था, पुलिस वाले 20-25 अंदर घुसते थे, 2-4 लोगों को आपस में चपेटे मारते हैं, ओ लड़ाई होगी, सारे बाहर निकलो, और एक नया डब्बा अंदर रख दें। यानी ऐसा इन्होंने किया। मैं कहता हूं इसका नुकसान जमहूरियत को भी है, इसका नुकसान इस मुल्क को भी है। आप इस मुल्क की जमहूरियत को खोखला कर रहे हैं। हाफिज साहब, मुझे जरा इस पे डिटेल में बात करनी है आपसे। मुझे वापस आपको 2018 के बाद के ज़िमनी इलेक्शंस पे भी लेके जाना है। नाजरीन, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए गोशगुजार कर दूं, हाफिज फरद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से वो रहनुमाएं कि जिनकी इलेक्शन के ऊपर, हलकों के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप है। जरा मुझे डिटेल में भी इसको बात करनी है, डिटेल में भी आपसे। हाफिज साहब, जरा समीना पाश साहब कभी इसके ऊपर टेक ले लें।
सबीना साहब, व्हाट हैपेंड इन संबड़ियाल का इलेक्शन? चले हो गया, उस दिन धांधली की वीडियोस आती रही, वी ऑल सॉ दैट, हम सब भी शोर मचाते रहे कि यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड सीरीज नजर नहीं आ रही आपको कि 8 फरवरी से बाद तक आज तक हम इस धांधली से आगे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी निकल नहीं पा रही? जी शुक्रिया आपका राय साकिब। और बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये सिर्फ बात 8 फरवरी और संबड़ियाल के इलेक्शन तक नहीं है, ये बात उससे भी पीछे की है। मुझे तो लगता है कि 3 साल हो गए हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये बात चली जाती है अप्रैल 2022 की, कि जहां पर ऐसा लगता है कि वहां पे आके पाकिस्तान रुक गया और आगे नहीं चल पाया, और जितना उसको धक्का लगा के मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश की है चलाने की, उतना ज्यादा हमें नजर आया कि मामलात संगीन भी हुए, गंभीर भी हुए, खराब ही हुए। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई। उसकी बुनियादी वजह बड़ी साफ है कि जब आइन और कानून से इनहराफ करके हम अपने तरीकों से कुछ भी हेरा फेरियां करके करने की कोशिश करें तो उसकी बेसिस फिर इसी तरह की होती है। तो 3 साल से यही हम देख रहे हैं, और इसी वजह से अभी तक आपको स्टेबिलिटी मुल्क में नजर नहीं आ रही है। जब तक आप आवाम की आवाज नहीं सुनते तो यही चलता है। बाकी ये 8 फरवरी की गूंज, क्या आप आगे जितनी देर भी मर्जी ये पूरा बेशक 5 साल भी कर लें टेन्योर पूरा, लेकिन जो ये इलेक्शन है, क्या उससे ये इलेक्शन लेजिटिमेट कहलाया जाएगा? क्या तारीख में ये लिखा जाएगा कि ये बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन था और ये जो हुकूमत थी ये एक जायज हुकूमत थी? तो यकीनी तौर पर जो तारीख में लिखा जा रहा है वो पुराना हो जाने से सही नहीं हो जाता, बल्कि मेरा ख्याल है वक्त के साथ और किरदार खुलेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो फिर ये तमाम चीजें और ज्यादा खुल के आया होंगी। वो अपनी कहानियां बताया करेंगे आपको कि जनाब बिल्कुल उस दौर में इस तरह से हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। तो ये बहुत अफसोसनाक मरहला है, और ये इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत तो वैसे ही, अब जमहूरियत का तो जीन भी मिल नहीं रहा फिलहाल तो हमें, और उसके ऊपर ये तासुर के जिस तरह से जोर जबरदस्ती करके हर चीज को ये कहा जाता है कि जी मान ही लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी हैरत की बात है। बाकी बात ये हो रही थी कि जी डिफरेंस, आपने भी शुरू में बात की कि डिफरेंस इतना ज्यादा था, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया इनकी लीड जो थी। तो भाई जिस सारों के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की 50,000 की जो एक लीड से रेहाना डार साहिबा जीत रही थी, वो एक मैजिक के साथ उसने अगर रिवर्स करके और उनको उल्टा जितवा दिया ख्वाजा आसिफ साहब को, तो उनके लिए ये 30-35 हजार की लीड को इधर उधर करना कौन सा मुश्किल काम है। तो ये मैजिक्स हमने देखे हैं, कि हमने देखे हैं 2024 में, 8 फरवरी को भी देखे हैं, ये आगे भी चलेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर ये मैजिक्स नहीं होंगे तो फिर इनका ये जो बयानियां है, जो हर वक्त हम देखते हैं कि एक कोशिश की जाती है एस्टेब्लिश करने की कि जी मरियम नवाज साहिबा बहुत परफॉर्म कर रही हैं, बड़े अजीब प्रोजेक्ट्स लगा लगा के उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। तो अगर ये रिजेक्ट हो जाता इलेक्शन और ये कहा जाता है कि जी लोगों ने तो पीटीआई को वोट दे दिया, तो फिर उस सारे अमल का क्या होता? इसमें 3 चीजों को इन्हें नुकसान पहुंचता है। पहली ये बात कि ये जो ये कहा जा रहा था कि जी मरियम नवाज साहिबा परफॉर्म कर रही हैं, इस बयानी को धचका लगता। दूसरा जो ये कहा जा रहा था कि अवाम में अब इमरान खान इरेलेवेंट हो गए, जंग के बाद सूरत हाल बदल गई, ये वो, तो इस वाले नैरेटिव को धचका लगता। और तीसरा यकीनी तौर पर जो 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई थी उसके हवाले से एक और एविडेंस मिल जाता। तो इसलिए इन्होंने हर सूरत ही ये अफोर्ड ही नहीं करना था कि इस इलेक्शन को सही मानों में जो भी इसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता और रिजल्ट आता उसको ये उसी तरह से देते। जरा मुझे कंपैरिजन थोड़ा सा करने दे हाफिज फरज साहब के साथ। हाफिज साहब, हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन के बाद बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारती रही है। अब मैं आज बैठकर उसका जब तज्जिया करता हूं तो मुझे 2 एंगल नजर आते हैं। एक तो क्या एक सफ़ा तब इंटैक्ट था जब आप इलेक्शन हारते रहे वो ज़िमनी इलेक्शन, या आप लोग इलेक्शन मैनेज नहीं कर सके, या जो एक महंगाई का बयानिया था दैट टाइम उसका बड़ा किरदार था कि आप लोग काफ़ी सारे ज़िमनी इलेक्शन अपनी ही हुकूमत में हारे भी थे। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मसला ये था कि इमरान खान साहब ने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है। इमरान खान ही वो वाहिद कप्तान था जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में न्यूट्रल अंपायर्स को लेके आया था। इमरान खान ने अपने ही दौरे हुकूमत में सख्ती से कह दिया, ना किसी पुलिस वाले को, ना पटवार को, ना किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हमेशा एज ऑपोजिशन को होता है, क्योंकि लोगों की हमेशा एक्सपेक्टेशन हुकूमतों से होती है और हुकूमतें उसको फुलफिल नहीं कर पाती। तो ये जो हम इलेक्शन आते रहे या जो उसमें, देखिए मैं आज आपको खुल के कहता हूँ, इसमें बहुत
भयानक किरदार जनरल बाजवा का था, जो अपनी एक्सटेंशन के बाद से एक नए रूप में सामने आ गए थे, और वो एक अगली तीसरी टर्म के लिए आगे से लॉबिंग करते हुए इसमें बहुत पर्दा पूर्तें बड़ी इन्वॉल्व होगी थी। मगर मैं आपको क्लियर कट बता दूं, नंबर 1, ये इलेक्शन अगर स्टैटिस्टिकली देखें, आप भी स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स के, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। 2024 में ये इलेक्शन हुआ, 50% कास्टिंग है। इस बार 2000 यानी अब 2025 में होता है, कास्टिंग रेशियो है 45%। जबकि मैं आज को आपको हकीकत बताता हूँ, अभी नजीम उल चंद का मैं बयान सुन रहा था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि बल्कि टीवी टॉक शो में कह रहे थे कि 30% से कम कास्टिंग हुई है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये 25 से 30% के दरमियान कास्टिंग हुई थी और ये बढ़ाई गई। अच्छा, अब जो बढ़ा के इन्होंने 45% कास्टिंग शो की, 5% कास्टिंग कम होगी। मोहतरमा के वालिद साहब ले रहे हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो ले रहे हैं 58,000 वोट, मोहतरमा ले रही है 78,000 वोट। एक ट्रेंड होता है, टीएलपी ने 11,000 वोट लिए थे, टीएलपी ने 5,000 के करीब वोट लिए। यानी जिस तरह वोटर टर्नआउट कम हुआ, तो उसी तरह तमाम लोगों के वोट्स कम आने थे। जो जेन्युइन इनका वोट है वो 15 से 17,000 वोट है। अब आप देखें, मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, राय साहब, आप हाफिजाबाद में रहते हैं, हाफिजाबाद और सियालकोट का भी ज्यादा फासला नहीं है। इन हालात में इनने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। आप किसी गांव में चले जाएं, समड़ियाल के या डस्का के, क्योंकि डस्का के भी कुछ एरिया इसमें लगता था, लोग जोलियां उठा उठा के बदुआएं दे रहे हैं, लोगों की कनकें तबाह हो गई हैं, लोगों को गंदम का ना रेट मिला है, जिनने बेची है 1900 2000 की बेची है, उनकी जो कास्टिंग है वो नहीं पूरी हुई। तो भाई इनने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी है जो 20% वोट, इनको 20,000 वोट ज्यादा पड़ गया इनको। अच्छा, आप सब एक सेकंड यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिए कि हिना साहिबा के वालिद की वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी। यू नो दैट, आई नो दैट कि हमारे देहाती इलाकों के अंदर हमदर्दी का वोट तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, मैं आपसे बिल्कुल इस पे इत्तेफाक करता हूँ। मगर मैं कह रहा हूँ हमदर्दी का वोट, उनके वालिद साहब मरे थे तो वो हमदर्दी का वोट पड़ना था। या गरीब के हर घर में गरीब के बच्चे मर गए हैं, रुल गए हैं, तो वो वोट नहीं पड़ना था, वो बददुआएं मिलनी थी, वोट आगे छितर पड़ने थे, जो अवाम ने समड़ियाल में निकल के दिखाया है। अवाम इस खौफ और फसाइयत के दौर में भी इमरान खान के साथ खड़ी है, और दिन के उजाले में आरओ ऑफिस के बाहर आपने अवाम का जमे गफीर देख लिया था। आपको ये समझ आ जानी चाहिए, ये कभी भुट्टो की पार्टी के साथ लोग कहते हैं ना मार्शल का बड़ा जुल्म हुआ, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख ले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उठा के देख ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उससे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, इसके बावजूद लोग निकले। वहां ये नहीं हुआ था कि लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा लिया गया हो, लोगों के घरों के घर तोड़ दिए गए हो, लोग पता ही ना हो, लोग गायब कर दिए गए हो। इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सर्वाइव कर रही है, आप हिस्ट्री के तालिब इल्म है, 1997 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, कितनी सीटें थी? पॉपुलैरिटी दो तिहाई अक्सरियत थी। 1999 में कू हुआ, 2002 में इलेक्शन हुआ, आपको पता है कितनी सीटें थी? सिर्फ 14 सीटें मिली थी। और इमरान खान को इस वसायत के दौर में भी पंजाब से 107 MPs मिले, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद। एट द सेम टाइम वो भी तो देखिए ना कि वो जो PMLNC काफ लीग निकली थी और काफ लीग की हुकूमत बना दी गई थी। नहीं, तो पीटीआई से बहुत सारा कचरा निकला है। आप देखें, हर जमात में गया है। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबीना, अच्छी खबर ये है आज की कि शहबाज शरीफ साहब ने खत लिख दिया उमर अयूब साहब को कि जनाब लेट्स सिट टुगेदर और इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करते हैं ऑल। मौजूदा हालात के अंदर, इस पोलराइजेशन के अंदर, ऑपोजिशन और हुकूमत बैठकर इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कर सकेंगे, सॉर्ट आउट कर सकेंगे। रीजन कि एक तरफ वही अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, जिनके खिलाफ रेफरेंस मूव किए जा रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठना चाह रहे हैं। डू यू थिंक कि किसी सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे? अच्छा, एक जो आपने अभी बात की थी, मैं जरा उस पर कमेंट कर दूं। आपने हमदर्दी के वोट की बात की थी, तो पहले तो जो हिना साहिबा के वालिद साहब वफात पाए हैं, हम उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। लेकिन बात ये कि उनके लिए हमदर्दी का वोट बिल्कुल हो सकता था कि अगर बाकी सारी सूरत हाल बड़ी नॉर्मलाइज होती। देखिए, उनकी जो वफात है वो तो अब जाहिर सी बात है किसी के करने से तो नहीं हुई, वो तो एक रज़ाए इलाही थी और हर किसी को ज़ाहिर जाना अपने वक्त पर। लेकिन दूसरी तरफ हमदर्दी का वोट तो सारा इस वक्त इमरान खान के साथ है, जो पिछले 3 साल से उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, उनके
वर्कर्स और उनके लीडर्स के साथ हो रहा है जी। और अब तो ये हमदर्दी इवन मैं बाजूकात देखती हूँ कि जो हमें बज़ाहिर पीएमएलएन की हामी आवाजें लगती थी वो तक भी बाजूकात ये मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि वाकई इमरान खान साहब के साथ बड़ी सख्ती की गई है और बहुत ज्यादती भी हुई है बहुत सारे मामलात में। तो कहने का मकसद ये कि हमदर्दी का वोट भी अगर आप कहें तो वो भी ज्यादा पीटीआई की तरफ ही आपको नजर आएगा बजाय इसके कि वो पीएमएलएन की तरफ जाए। बल्कि पीएमएलएन की तरफ तो वही बात है कि उल्टा एक गुस्से का इजहार है वोट ना करना लोगों का कि जो उन्होंने जिस तरह से किया है जो सारा कुछ एक मतलब ना उनके पास इस वक्त बयान नहीं है और जाहिर है जिस तरीके से वो हुकूमत कर रहे हैं सबको पता है उस चीज का। बाकी जो आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की है तो बात बड़ी साफ है। एक इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पूरी हो रही थी इसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ाने के लिए 26वीं तरमीम में खास तौर पर एक शिक ये डाल दी गई कि जी वो काम करते चले जाएं। तो उसकी वजह यही थी कि इन्हें भी इस बात का खदशा था कि आगे चलकर अगर फॉरेन कंसेंसस ना हुआ तो किसी काबिल एतबार, ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रही हूँ, काबिल एतबार बंदे के सीट पर आने से पहले तक इनको ना जाने दिया जाए। यहाँ पे अफसर सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग किसी कंसेंसस पे आप लोगों ने कोई नाम शाम डिसाइड कर लिए हुए हैं कि ये नाम डिसाइड कर लिए हुए हैं। उमर अयूब साहब और क्योंकि हमारे सीनियर्स इसमें कर रहे हैं, सलमान राजा साहब, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब, ये 5-7 लोग और कुछ वकला मिलके इस पे तगोदो कर रहे थे और आप लोगों के सामने आ जाएंगे। वही तो मसला है, एक इंडिपेंडेंट अपोजिशन लीडर भी नहीं कबूल ना। उमर अयूब के खिलाफ जो रेफरेंस आया आप मुझे बताएं, 3 हफ्ते टाइम बाट हो चुका हुआ था। बाबर नवाज ने तो एप्लीकेशन नहीं डाली थी उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अब रेफरेंस वो तो मुबारकबाद भी दे चुके थे उमर अयूब साहब को जीतने की। मैं वही कह रहा हूँ, उमर अयूब का एक ही कसूर है, वो हक बात बबांगे दोहल कह रहा है, वो अपनी बात पे डट के खड़ा है, वो इमरान खान के साथ खड़ा है, वो कोई इफ एंड बट के साथ नहीं खड़ा, वो सिंपल एक ही नजरिए के साथ खड़ा है और जो बात कहता है उसका पैरा देता है और आंखों में आंखें डाल के ऑपोजिशन कर रहा है। वो इनको असल में सूट करती है राजा रियाज की तरह की डुगडुगी सी ऑपोजिशन। तो वो उमर अयूब के खून में तो डुगडुगी वाला उनसर शामिल नहीं है, तो इसलिए वो इनको कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशनर की बात आएगी तो उसने जो नाम देने उन पर स्टैंड करना है, इनके साथ मिली भगत से तो नहीं लगा सकता। तो इसलिए उमर अयूब इस वक्त परसोना नॉन ग्रेटा है, नापसंदीदा शख्सियत है, क्योंकि वो हक बात कर रहा है और वो अपने मौकफ पे डट के खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। आप साहब थैंक यू वेरी मच। समीना साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे तो देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, बजट आ रहे हैं डेज टू कम, पाकिस्तान की पहली या पाकिस्तानियों की पहली हालात वाक़यात किस तरह के हैं, इकोनॉमिक वी ऑल नो दैट, लेकिन कुछ अजीब अजीब सी खबरें, बहुत अच्छी खबरें मुझे नई सुनने को मिल रही, गाड़ियों को लेकर कुछ टैक्सेस की बाज़गश्त है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंडर डिस्कशन है कि मे बी इन डेज टू कम आपके और मेरे लिए हालात वाक़यात थोड़े से मजीद टाइट हो जाएं शायद। वहीं पर ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF ने कहीं पर सूबाई हुकूमतों को भी अपने अखराजात कम कर रही है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। खैर इनके ऊपर तो मल्दर वैसे ही होना चाहिए। आपके और मेरे लिए क्या आसानी आ रही है, जरा अगले सेगमेंट में कुछ इकोनॉमिस्ट से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आसानी आ रही है, ये मजीद मुश्किलात आ रही हैं। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी खिदमत में वर्ज़ किया कि कुछ बजट के ऊपर भी बात की जाए, देखा जाए कि आने वाला बजट आपकी मेरी मुश्किलें मजीद बढ़ाएगा, कुछ आसानियाँ होंगी। रीज़न कि एक शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट मुझे तो बहुत खटक रही है कि हमें कड़े फैसले करने होंगे। अब वो कड़े फैसले क्या सिर्फ जॉब करने वाले लोग जो हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, इस मुल्क कौम के सारे जो हम 25 करोड़ हैं हम सब के लिए। इसी पे बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया जनाब सलमान शाह साहब ने, साबिका वज़ीर ख़ज़ाना है। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से आप? सर शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले को मैं कैसे डीकोड करूं कि इस बजट में कुछ कड़े फैसले करने होंगे? देखिए ये बड़ा पाकिस्तान का एक यूनिक बजट होगा, क्योंकि एक किस्म का ये जंगी हालात में बजट पेश किया जा रहा है और अभी हमारी हिंदुस्तान से 4 दिन की झड़प भी हुई है और उसके बाद कोई ऐसी मायदा नहीं हुआ कि ये जंग दोबारा नहीं होगी। तो इस साल फिर बजट में डिफेंस के ऊपर अखराजात जो हैं वो खासे बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत सी अखराजात जो जंग में इस्तेमाल हुए हैं उनको रिफर्बिश करने की जरूरत होगी, नए सिस्टम्स बनाने की जरूरत होगी, डिफेंस को और पुख्ता करने की जरूरत होगी। तो एक तो है कि डिफेंस बजट आम बजट जो पिछले बजट से खासा ज्यादा होगा। ओके।
अब इसका मसला ये है कि IMF प्रोग्राम के तहत जो भी एक्स्ट्रा अखराजात होंगे वो आपको टैक्स रेवेन्यू या गवर्नमेंट के रेवेन्यू से पूरे करने पड़ेंगे, आप उसको बोरो नहीं कर सकते। और IMF प्रोग्राम में ये भी है कि आपके टैक्स रेवेन्यू इतने ज़्यादा होने चाहिए कि 2 अरब एक्स्ट्रा बचे ताकि आपकी डेट सर्विसिंग भी कुछ हो सके। तो ये बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि आप टैक्स बढ़ा दें लोगों पे, और आप ऑलरेडी बहुत टैक्स की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, टैक्स बेस इतनी नहीं बढ़ी कि आप टैक्स रेवेन्यूज को इतना बूस्ट दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप बाकी अखराजात कम करें, और वो बस बड़े पैमाने पे आपको कम करने पड़ेंगे। और जो राइट साइजिंग की हम बात सुनते आ रहे हैं वो अल्टीमेटली आपको करनी पड़ेगी। और 18वीं तरमीम के तहत जो फंक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए हैं वो से फेडरल गवर्नमेंट को अब निकलना पड़ेगा, और जो 40-50 के करीब डिविजन्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उनको काट के कोई 15-20 के करीब करनी पड़ेगी। तो ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, और आई थिंक इसकी कोई मैंने तैयारी तो नहीं देखी जी। लेकिन कोई कभी कभार फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि राइट साइजिंग हम करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि किस हद तक राइट साइजिंग होती है, किस हद तक हुकूमती अखराजात कम होते हैं। फिर PSDP जो है उसको भी आपको खासा स्लैश करना पड़ेगा। फिर आपको इस दफा प्राइवेटाइजेशन बड़ी सीरियसली करनी पड़ेगी, और उसके जो स्टेट एंटरप्राइजेस के मसले हैं उनको हल करने की बजाय उनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, तेजी से करना पड़ेगा। बिजली के निज़ाम में जो मसले हैं उसको उधर भी आपको प्राइवेटाइजेशन का अमल और एक कम्पिटिटिव बिजली की मार्केट बनाने की जरूरत है। सर, हम तो PIA की प्राइवेटाइजेशन और स्टील मिल के और बेचने के मामलात के ऊपर देखा है कि उसके ऊपर कितनी सियासत हुई है, मुल्क में कितना नुकसान हुआ है इस मुल्क का। तो ये इतने डिपार्टमेंट्स, इतनी डिवीजन्स को कैसे गवर्नमेंट कोप अप करेगी? देखिए, अब 18वीं तरमीम या फिर खत्म करते हैं उसको क्यों चलाया हुआ है, क्योंकि ये सारी जो महकमे हैं ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने आगे से जो प्रोविंशियल आपके फाइनेंस कमीशन हैं वो भी बनाने हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट तक पैसा पहुंचे। तो ये सारा काम जो है ये रुका हुआ है, ये नहीं हो रहा। सो आई थिंक कि अब वक्त आ गया है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। IMF का भी प्रेशर है, फिर हालात एक्सटर्नल हालात का, डिफेंस का, और इकोनॉमी भी जो मुल्क का शिकार है उसमें इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही। तो आपको हुकूमत का रोल कम करके प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना पड़ेगा। सर, अभी तक कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट पिछले 2-3 साल के अंदर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, कमिटमेंट्स बहुत हुए, MOUs बहुत सारे हुए, लेकिन कोई बड़ी खातिर खा इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान नहीं ला सका कोई। देखिए, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना। अब एक्सटर्नली भी अनसर्टेनिटी, आप जंग की सूरत हाल है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर भी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है जी। सो आई थिंक ये अनसर्टेनिटी जब तक खत्म नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट तो लाने का बहुत मुश्किल है। अगर आपका अपना सरमायाकार वो भी बैंकों से नहीं इस वक्त बोरो कर रहा और वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आपको सहूलत बनानी पड़ेगी, डीरेगुलेट करना पड़ेगा। जो हुकूमत का निज़ाम है NOCs का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो काम तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी अभी हमारी नहीं है इस काम के लिए। बहरहाल देखें, क्योंकि फाइनेंशियल मामला है, IMF का प्रोग्राम भी है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कर ले कुछ इसकी तरफ इकदाम करे और मेजर चेंजेस लाने में कामयाब हो जाए। सर, इसमें एक और चीज़, एक खबर मैंने आज ही पढ़ी है, थोड़ा सा उसको प्लीज़ एलाबोरेट कर दीजिएगा मेरे नाजरीन के लिए। छोटी गाड़ियां जो इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा।
अब छोटी गाड़ियां तो पहले ही छोटी, जो 660 सीसी 800 सीसी से नीचे की जो गाड़ियां हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी तो असेंबलिंग ही होती है यहाँ पर, हमारी जितनी कंपनीज हैं कौन सी यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उससे फर्दर जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो 660 सीसी या छोटी गाड़ियों का यूजर है उसके ऊपर फर्दर ऑब्वियसली बर्डन बढ़ेगा फिर। देखिए, इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें हैं। एक तरफ तो आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने प्रोटेक्शन को खत्म करें, जो आप टैरिफ प्रोटेक्शन दी हुई है बहुत सी इंडस्ट्रीज को, और उसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव नहीं है, तो आईएमएफ ने कहा है कि वहाँ पे आप जो ड्यूटीज हैं उसको कम करें। तो वो भी गवर्नमेंट तो उसके ऊपर भी सोच रही है करने का। तो आई थिंक कि वो अगर जब करेंगे तो एक तो इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट भी आएगा, दूसरा बहुत सी इंडस्ट्री पर्टिकुलरली ऑटो इंडस्ट्री जो है उसको कंपेटिटिव होना पड़ेगा, और वो आई थिंक कि उसके लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन सब हमारे साथ मौजूद थे। चंद मोटे मोटे पॉइंट्स जो अभी तक समझ आ सके हैं, जो खबरों की जिनत बन सके हैं, उनको हमने सलमान शाह साहब के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। कड़े फैसले सुन के यकीन माने अब रूह कांपती है यार, अब तो डर लगता है। और किन्ने को कड़े फैसले इस मुल्क के इस कौम लिए होने ने, हमने तो पहले ही हमारी कैपेसिटी क्या रहेगी, वी ऑल नो दैट। फिर ये छोटी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो यूज़र है हमारा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का जो यूज़र है, उसके लिए भी शायद इन डेज टू कम प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहे हैं। दो कि मैं आई एम स्टिल ऑफ द व्यू कि यार हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की है, ये किस कदर लूट खसूट में अब तक हो जो आपकी मेरी हो चुकी है। सिर्फ असेंबलिंग करके पार्ट्स ला के ठोक कर कीमतें देखें, उनकी एसेसरीज देखें, वो गाड़ियाँ देखें कितनी कंपैरेटिव हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, वो भी एक अलग से कहानी है। बट आई होप एंड प्रे कि कुछ जो जॉब करने वाले लोग हैं मुझ जैसे, उनके लिए भी कोई गवर्नमेंट सोचे, बिकॉज हमारी टैक्स स्लैब तो बहुत ही हाई है। हाँ, इस मुल्क के अंदर एक मौज है, आप टैक्स ना दें तो मौजें हैं, और अगर आप टैक्स देना चाहें, टैक्स नेट का हिस्सा बनना चाहें, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस कम होने की बजाय इस मुल्क में ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक कोई एम्बिग्विटी है, अभी तक कोई क्लैरिटी है सच नहीं आ सकी। ऑब्वियसली अभी कुछ चंद दिन बाकी भी हैं, 2 के ईद के फ़ौरन बाद बजट की शुरुआत है। लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।